हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पब्लिक गुड्स। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पब्लिक गुड्स क्या होते हैं और पब्लिक गुड्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका डायग्राम डिस्कस करेंगे। पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में क्या फ़र्क है वो जानने की कोशिश करेंगे और फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं, ठीक है। तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? बेसिकली पब्लिक गुड्स आर अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट in economics that plays a crucial role in understanding how goods and services are provided and consumed within the society. तो पब्लिक गुड्स जो है एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट माना जाता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है इकोनॉमिक्स में, जिसका कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को, सोसाइटी को प्रोवाइड करवाए जाते हैं और सोसाइटी के बीच में सरकार किस तरीके से काम करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। दीज आर goods that possess specific characteristics which make them distinct from private goods। तो ये जो पब्लिक गुड्स हैं इनके कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो इनको प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट गुड्स से बिल्कुल अलग करती हैं। कौन कौन से हैं? तो चलिए इसका मीनिंग पढ़ते हैं। पब्लिक गुड्स आर गुड्स दैट आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस इन कंजम्पशन। तो पब्लिक गुड्स सिंपल वर्ड्स में वो गुड्स माने जाते हैं जिनमें नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, मतलब किसी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, और इसमें नॉन राइवलरस कंजम्पशन रहती है। अब ये नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी या नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस कंजम्पशन क्या होती है उसको मैंने करेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया है ज्यादा डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आप किसी को परे, मतलब पंजाबी में कहते हैं परे करके नहीं रख सकते। आप किसी को मतलब किसी भी चीज की कंजम्पशन से, किसी भी चीज नहीं, पब्लिक गुड की कंजम्पशन से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी मीन्स दैट it is difficult or in many cases impossible to exclude people from using good once it is provided। अगर सरकार ने या पब्लिक गुड कोई भी प्रोवाइड होता है तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि उस गुड से किसी को दूर रखा जा सके, उसकी कंजम्पशन से किसी को मतलब एक्सक्लूड किया जा सके। नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम enjoying the benefits of the public goods even if they do not pay for it। अब एग्जाम्पल देता हूं, डिफेंस कह लो, ठीक है। डिफेंस में अगर कोई बंदा टैक्स देता है वो भी डिफेंस की सर्विसेज को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई टैक्स नहीं देता तो भी डिफेंस सर्विसेज को एंजॉय कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो टैक्स दे रहे हैं सिर्फ आर्मी उन्हीं के लिए है और जो टैक्स नहीं दे रहे उनके लिए नहीं है। समझ गई बात? जो नहीं भी दे रहे उनको भी इस सर्विसेज से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है नॉन रेवलरस इन कंजम्पशन। इसका मतलब कोई रेवलरी नहीं है। अगर मैं हवा में सांस ले रहा हूँ तो कोई और भी हवा में सांस ले सकता है। ये नहीं कि मेरे सांस लेने से उसके उसके लिए जो हवा है वो कम पड़ गई है। समझ गई बात? तो ऐसा एग्जांपल्स मैंने एग्जांपल्स आगे दिए हुए हैं। नॉन रेवलरस मींस दैट वन पर्सनस यूज ऑफ द गुड डज नॉट रिड्यूस इट्स अवेलेबिलिटी और बेनिफिट टू अदर्स। अगर पब्लिक गुड को एक इंसान यूज करता है तो दूसरे के लिए वो खत्म नहीं हो जाती या दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम नहीं हो जाती। द कंजम्पशन ऑफ अ पब्लिक गुड by one individual does not diminish the value or availability of that good for others। कि एक ही कंजम्पशन से दूसरे जो लोग हैं उनके लिए जो अवेलेबिलिटी है या फिर जो क्वांटिटी है वो कम नहीं हो जाती। अब एग्जांपल्स देता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले मान लो क्लियर एयर, मान लो क्लीन एयर भी लिख सकते थे, क्लियर एयर भी लिख सकते हो। तो बेसिकली एयर क्वालिटी is a classic example of public good। if one person enjoys clean air, मैं यहाँ क्लियर की जगह क्लीन ही लिख लेता हूँ, ठीक है, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। it does not diminish the clear air availability to others। अगर कोई एक इंसान अच्छी हवा ले रहा है, ताजी सांस ले रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई उसने सारी की सारी ताजी हवा और क्लीन एयर कर ली और बाकियों के लिए क्लीन एयर बची नहीं। ऐसा तो नहीं ना होता कभी। क्लीन एयर इज नॉन एक्सक्लूडेबल मीन्स एवरीवन बेनिफिट्स and non-rivalrous means one person's breathing does not affect its quality for others। तो एक तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, ठीक है ना, कि मैं सांस ले रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए वो, मतलब किसी और को मैंने एक्सक्लूड कर दिया कि वो फला फला बंदे सांस ही नहीं ले सकते। एंड ये नॉन रेवलरस भी है। नॉन रेवलरस मींस अगर एक बंदा ब्रीथ कर रहा है तो जो है मतलब एयर क्वालिटी खराब नहीं हो रही, ठीक है, दूसरों को भी वही चीज अवेलेबल है। ये नहीं कि एक ही कंजम्पशन से दूसरों के लिए बची नहीं। समझ गई बात? इस टाइप का नहीं है। तो क्लीन एयर या क्लियर एयर कुछ भी लिख सकते हो, ये भी एक अच्छी एग्जांपल है। दूसरा जाता है नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस इज नॉन एक्सक्लूडेबल
It protects all citizens regardless of whether they pay taxes or not. अब आप कंट्री के बीच में रहते हैं, टैक्स दें या ना दें, आर्मी तो आपको सेव कर ही रही है ना, ठीक है ना. इट इज ऑल्सो नॉन रेवेलरस. कैसे? कैसे? वन पर्सन प्रोटेक्शन डज नॉट रिड्यूस द डिफेंस अवेलेबिलिटी टू अदर्स. अगर किसी एक पर्टिकुलर बंदे को आर्मी प्रोटेक्ट करने भी लग गई तो इससे ये तो नहीं ना होगा कि बाकियों को आर्मी प्रोटेक्ट नहीं करेगी. समझ गई बात? तो एक को प्रोटेक्ट करने से दूसरों की प्रोटेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. तीसरा आ जाता है स्ट्रीट लाइटनिंग. स्ट्रीट लाइटिंग जो हमारे जो गलियों में जो बिजली जो उसके खंभे लगे होते हैं जो लाइट्स देते हैं. स्ट्रीट लाइटिंग benefit everyone in a community and does not diminish in value as more people use them. They are non-excludable and non-rivalrous. तो बेसिकली स्ट्रीट लाइटिंग है वो तो सबके लिए, ठीक है ना. जो आपके जो जिस मोहल्ले गली में आप रहते हो और वहां पे स्ट्रीट लाइटिंग लगी हुई है तो वो तो सब उसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना. ये नहीं कि एक बंदे को लाइट मिल रही है तो दूसरों को नहीं मिलेगी, इस टाइप का तो कुछ नहीं है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है. अब इसमें मैंने डिस्कस करना था प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स. ये पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कौन करवाता है, ठीक है. द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड इज ऑफ्टन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमें पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करवाए. गवर्नमेंट यूज टैक्स रेवेन्यू to fund and supply public goods as they are challenging to provide through market mechanisms also due to free rider problem. तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करवाए, क्योंकि ये जो पब्लिक गुड्स हैं ये मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू मार्केट में प्रोवाइड नहीं कराए जा सकते, क्योंकि इसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है. फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा. फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब है इवन इफ एक बंदा नहीं भी दे रहा तो भी वो सर्विसेज को एंजॉय कर रहा है, तो सारे ही नहीं देते कि भाई मैं भी क्यों दूं. समझिए बात. गवर्नमेंट्स play a key role in ensuring that public goods are available to all citizens irrespective of their contribution. कि कोई कंट्रीब्यूशन करे या ना करे पब्लिक गुड्स हर एक को मिलेगा. समझ की बात. अब मैंने इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स एंड यहाँ है प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स, ठीक है. पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको इसकी जो साइड पे मैंने थ्योरी लिखी हुई है ये एक्सप्लेन करूंगा. ये है डिमांड फॉर ए. डिमांड कोई भी ए पर्सन है उसकी डिमांड, और ये है डिमांड फॉर बी मतलब बी पर्सन की डिमांड, ठीक है. तो इन दोनों डिमांड कर्व्स को मिला के ये बनी है डिमांड फॉर ए प्लस बी, मतलब दोनों की डिमांड. ये डिमांड कर्व कैसे बनाई है मैंने, यहां से देखो जहां से ये शुरू हो रही है ना, जहां से ये शुरू हो रही है डिमांड फॉर ए, वहीं से उसको मैंने आगे कंटिन्यू किया है. तो बेसिकली डिमांड फॉर ए प्लस डिमांड फॉर बी करके ये जो वर्टिकली हमने ऐड किया है उससे डिमांड फॉर ए प्लस बी बनी है. तो ये हो गई सप्लाई कर्व. दोनों की दोनों कर्व्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ई पॉइंट पे, तो ई इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया. तो इसका ये बेसिकली प्राइस सेट हो गया, और ये क्या सेट होगी, ये इसकी क्वांटिटी सेट होगी. तो पब्लिक सेक्टर की एक बार क्वांटिटी सेट हो जाती है. अब इस क्वांटिटी के सामने जो क्या कहते हैं जो ए कंज्यूमर है वो इतना प्राइस देता है, और इसी क्वांटिटी का जो बी कंज्यूमर है वो इतना प्राइस देना पसंद करता है. समझ गई बात. तो इस तरीके से ये है कि कुछ बंदों को पब्लिक गुड्स सस्ते में मिल जाते हैं, क्या पता वो कम टैक्स देते हैं, कम सरकार को टैक्सेस वगैरह जमा कराते हैं, और कुछ लोग जो हैं सेम सर्विसेज के लिए ज्यादा दे देते हैं क्योंकि उनकी इनकम कैपेबिलिटी ज्यादा है, सरकार को उनको ज्यादा टैक्स वगैरह देना पड़ता है, ठीक है. अब डी ए एंड डी बी आर एज एंड बीज रिस्पेक्टिव डिमांड कर्व्स. जैसे ये मैंने बनाई है एज डिमांड कर्व एंड बीज डिमांड कर्व, ठीक है. मैं साथ साथ रब भी करता रहूंगा. डी ए प्लस बी इज ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकल एडिशन ऑफ डी ए एंड डी बी विद डी ए प्लस बी. मतलब अगर इन दोनों कर्व्स को आप वर्टिकली ऐड कर लो, ऐसे ऐड कर लो, तो ये डी ए प्लस बी बन जाता है जो कि है टोटल डिमांड कर्व, ठीक है. शोइंग द सम ऑफ द प्राइजेस विच ए एंड बी आर विलिंग टू पे फॉर एनी गिवन अमाउंट. एक गिवन अमाउंट के लिए कितना पैसा देना चाहते हैं वो शो करती है ये चीज. समझ की बात. उसके बाद दिस फॉलोज बिकॉज both consume the same amount and each is assumed to offer a price equal to his or her true evaluation of marginal unit. तो हर कोई बंदा कंज्यूम तो इतना ही कर रहा है मगर अपने हिसाब से पैसे देने की कोशिश कर रहा है, अपने हिसाब से अपने मार्जिनल यूनिट के हिसाब से पैसे दे रहा है हर कोई. समझ गए बात. तो इसमें हम ये चीज कर रहे हैं. द प्राइस अवेलेबल टू कवर द कॉस्ट ऑफ सर्विस इक्वल्स द सम ऑफ प्राइस पेड बाय ईच. तो सिंपल वर्ड्स में यही बताया कि जो भी प्राइस अवेलेबल रहेगा वो कॉस्टिंग पे लेगा, और हर दोनों का अगर प्राइसेस ऐड कर लें, मतलब ये वाला प्राइस जो ए देना चाहता है और ये वाला प्राइस जो बी देना चाहता है, इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल प्राइस हो जाएगा ओके. समझ गए बात,
ठीक है, इसमें हमने क्या किया, प्राइस जो है वो अलग अलग रहेगा क्योंकि हर एक बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स देता है, मगर क्वांटिटी उसको सेम इंजॉय करता है वो। एसएस इज अगेन, एसएस इज अगेन नहीं लिखना था, एसएस इज द सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व लिखो यहाँ पे, शेड्यूल की जगह यहाँ पे लिखो सप्लाई कर्व। ठीक है, तो उसके बाद शोइंग, मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ, शोइंग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वेरियस आउटपुट्स ऑफ पब्लिक गुड्स। तो आपको पता है कि जो सप्लाई कर्व है वो मार्जिनल कॉस्ट भी होती है, तो मार्जिनल ये दिखा रही है कि जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट कितनी चेंज हो पा रही है। द लेवल ऑफ आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम इज ओ एन, जहाँ पे ये सप्लाई और ये जो डिमांड है ये कट रही है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया, ओ एन, तो इतनी क्वांटिटी जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मानी जाएगी, विच इज द क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय बोथ ए एंड बी। द कंबाइंड प्राइस इक्वल्स ओके, जो प्राइस निकल के आएगा कंबाइंड प्राइस वो ओके निकल के आएगा, बट द प्राइस पेड बाय ए इज ओ एम, वेयर एज दैट पेड बाय बी कंज्यूमर बी इज ओ एल। तो जो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो ए बंदा है वो ओ एम प्राइस देगा और जो बी बंदा है वो ओ एल प्राइस देगा, टोटल प्राइस जो है वो ओके होगा। तो सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे मेन फोकस किया गया है कि भाई क्वांटिटी हर एक के लिए सेम रहेगी, प्राइसेस जो है वो अलग अलग देंगे। ठीक है, कोई कितना प्राइस दे रहा है, कोई कितना दे रहा है, क्या पता कोई प्राइस दे भी ना, समझ की बात। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था वो था कि फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, फ्री राइडर प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन है कि बंदे बिना पैसे दिए ही सर्विसेज को एंजॉय करते हैं। वन ऑफ द की चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द पब्लिक गुड्स इज द फ्री राइडर प्रॉब्लम। तो फ्री राइडर की प्रॉब्लम, सिंस पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, इंडिविजुअल्स कैन बेनिफिट फ्रॉम देम विदाउट पेइंग फॉर देम। तो क्योंकि हम पब्लिक गुड से किसी को बेदखल नहीं कर सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तो लोग बिना पैसे दिए ही, बिना पे किए ही उनको एंजॉय कर सकते हैं। दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन वेयर पीपल मे चूज नॉट टू कंट्रीब्यूट और पे फॉर द प्रोविजन ऑफ अ पब्लिक गुड, assuming that they can enjoy its benefits without cost। तो लोगों को पता है कि बिना पैसे दिए इन सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं, तो वो पैसे देंगे ही नहीं। दिस बिहेवियर कैन लेड टू अंडर फंडिंग और अंडर प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। इस वजह से ये भी हो सकता है कि पब्लिक गुड्स अच्छे तरीके से परफॉर्म ना करें, या फिर अंडर परफॉर्म करें, या फिर अंडर प्रोविजन सबको मिल ना पाए, समझ की बात। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ नेशनल डिफेंस, इफ इंडिविजुअल्स बिलीव दैट दे विल बी प्रोटेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ टैक्स कंट्रीब्यूशंस, they may choose to evade taxes or contribute less, which can lead to a lack ऑफ फंडिंग फॉर द डिफेंस। तो सिंपल वर्ड्स में उनको पता है कि भाई आर्मी ने तो हमें सेव करना ही करना है, चाहे हम पैसे दें या ना दें, तो उस केस में वो टैक्स या तो कम देंगे या फिर इवेड ही कर देंगे, टैक्स की चोरी कर देंगे, ताकि उनको टैक्स देना ना पड़े, क्योंकि आर्मी जो है वो तो सबको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो अब अगर बेसिकली देखा जाए तो पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में क्या फर्क है। सबसे पहला फर्क, जो प्राइवेट गुड है उसमें एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, अगर एक बंदे ने कंज्यूम कर लिया तो दूसरे के लिए नहीं बचेगा। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो कि जो प्राइस पे करेगा वो इंजॉय करेगा। जैसे मान लो पब्लिक पार्क है, आप उसमें घुस सकते हो विदाउट टैक्स दिए, मगर जो पब्लिक पार्क है उसकी जगह अगर प्राइवेट पार्क होगा, कोई प्राइवेट पार्क या फिर जैसे वाटर पार्क्स होते हैं, जो पैसे देगा वही उसमें घुस सकता है, बाकी बाकी नहीं घुस सकते। तो जो प्राइस पे करते हैं उनको एंट्री मिल जाती है, जो प्राइस पे नहीं करते उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में एक्सक्लूडेबिलिटी होती है और पब्लिक सेक्टर में एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं होती। दूसरा आ जाता है नॉन रेवेलरस इन कंजम्पशन। तो सिंपल वर्ड्स में जो प्राइवेट सेक्टर होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर आप रेवेलरी कर सकते हो कंजम्पशन में, तो रेवेलरस कंजम्पशन होती है उसमें। ठीक है, रेवेलरस कंजम्पशन का मतलब ये है कि अगर एक बंदा कंज्यूम करता है तो दूसरे के लिए कम बच जाता है। एग्जांपल, मान लो आप एक दुकान पे गए, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, तो एक दुकानदार के पास लिमिटेड पिज्जा ऑप्शंस है, समझ रहे हो बात, एक दुकानदार के पास लिमिटेड पिज्जा ऑप्शंस है। अगर आपने, अगर वहां पे पिज्जा जो है ज्यादा खा लिए तो फिर बाकियों के लिए कम बचेंगे, समझ गए बात। तो कुछ लोगों की जो कंजम्पशन है वो बाकियों को असरदार करती है, अगर आपने ज्यादा ऑर्डर कर दिए तो दूसरे बंदों को नहीं मिलेंगे। मगर दूसरी तरफ ये देखा गया है कि जो पब्लिक कंजम्पशन है, पब्लिक गुड्स की जो कंजम्पशन है वो नॉन रेवेलरस रहती है। अगर आप हवा को क्लीन एयर या फिर क्लियर एयर को कंज्यूम कर रहे हैं तो बाकियों के लिए भी तो एयर बची हुई है ना, ऐसा तो नहीं है कि बाकियों के लिए खत्म होगी, समझ गई बात। तो पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में ये दोनों मेन डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो अब इस टॉपिक को पूरा का पूरा कंक्लूड करते हैं। इन कंक्लूजन,
Public goods are vital concept in economics, representing goods that are non-excludable and non-rivalrous in consumption. तो कंक्लूजन में ये है कि पब्लिक गुड्स काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे गुड्स को जिसमें जिसमें हम उनकी कंजम्पशन को एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते और रेवलरस भी नहीं होती इसकी कंजम्पशन. दे इंक्लूड essential elements of a functioning society such as clean air, national defense and public infrastructure, and they represent unique challenges relating to funding and provision due to the free rider प्रॉब्लम. तो इनमें जो है एग्जांपल्स दे दिए कि इनमें जो है क्लीन एयर या क्लियर एयर, नेशनल डिफेंस एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, बट इसमें कुछ चैलेंजेस हो जाते हैं कि लोग इनको फ्री फंड में इस्तेमाल करके चले जाते हैं, समझ की बात, तो इनकी फंडिंग की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. अंडरस्टैंडिंग पब्लिक गुड्स इज एसेंशियल फॉर पॉलिसी मेकर्स एंड इकोनॉमिस्ट्स when making या while making decisions regarding the allocation of resources and role of government in the society. तो ये जो पब्लिक गुड्स है इसको पॉलिसी मेकर्स को या फिर इकोनॉमिस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वो हमारे इकोनॉमी के रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उनको पब्लिक गुड्स का भी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना होगा, ठीक है, और उनको प्रोविजन भी करवाने पड़ेंगे, जो प्रोवाइड भी करवाने पड़ेंगे पब्लिक गुड्स. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इसी तरह के और टॉपिक्स के जो लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.